हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। हमने अब एक नई पहल जो है वो शुरू की है। जो भी बच्चे एचपी एलाइड और एनटी की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने अपने लाइव सेशन में भी जो है वो आप सभी से वादा किया था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करेंगे। और भी अदर एग्जाम्स के बच्चे जो पटवारी की या फिर एचपी एलाइड सब इंस्पेक्टर हिमाचल पुलिस में करना चाहते हैं, वो भी इस टॉपिक्स को देख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये आने वाले हैं। बट हमारा जो मेन टारगेट है वो एचपी एलाइड और एनटी है। तो ये मिशन एचपी एलाइड और एनटी जो है ये हमारा आज से शुरू हो रहा है, और जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक जहां से हमेशा जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको कुछ अनदर साइट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, या उनकी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इन इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स जो आज तक जो है वो वर्ल्ड में हुई है, इंपॉर्टेंट वंस को हम यहाँ पे उठाएंगे। सभी को यहाँ पे हम नहीं उठाएंगे, और कुछ एक क्वेश्चंस भी जो है मैं आप लोगों से जरूर जो है पूछूंगा इन दी एंड। तो उससे अब स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ध्यान में रखना है कि कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला आपका कन्वेंशन जो है जिसकी बात हम यहां पे करने वाले हैं वो है रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में हुआ था। देखो, रामसर कन्वेंशन जो है, ये रामसर जो है ये एक साइट है या फिर एक एरिया है जहां के आपका कहां पे है, ईरान में है। कैस्पियन सी के पास आपको ये देखने को जो है वो मिलेगा। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है वेटलैंड से। किससे रिलेटेड है? वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मतलब दुनिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको हमने यहां पे बचाना है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। और इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम जो है वो क्या है, 2023 का थीम जो है वो क्या है। देखिए, ये कन्वेंशन जो है जनरली वेटलैंड्स जो है हमारे जैसे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और वेटलैंड्स कई होते हैं, रनिंग वाटर के भी होंगे, और आपका स्टेबल वाटर वाले भी जो है वो आपके जो वेटलैंड्स जो है वो होते हैं। अब कई सारे आपको वेटलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप चंडीगढ़ में देखेंगे तो सुखना लेक भी जो है वो वहां उसके आसपास वाला इलाका आपको वेटलैंड वाला एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। बट जो रामसर के अंडर आते हैं, रामसर कन्वेंशन की कुछ कैटेगरीज होती हैं उनके अंडर आते हैं, उनको हम रामसर साइट्स का नाम देते हैं। ठीक है ना? तो जनरली जो आपके ये वेटलैंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इनको कंजर्व करने के लिए हमने जो है वो वेटलैंड कंजर्वेशन जो है ये आपका रामसर साइट जो है या फिर रामसर कन्वेंशन जो है वो हमने किया था कि वेटलैंड्स का सस्टेनेबल यूज जो है वो किस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। तो 2 फरवरी आपने ध्यान में रखना है, वेटलैंड डे हम मनाते हैं। और रामसर ये एक जगह है जो कि आपकी ईरान में, और पहली इकलौती जो आपकी वेटलैंड से रिलेटेड कंजर्वेशन जो है ये हमने स्टार्ट की थी 1971 में। पर याद रखना कि ये रेक्टिफाइड, ये लागू कब से हुई? तो 1975 से ये रेक्टिफाई हुई थी। जो भी पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं उसको ध्यान में रखना। रेक्टिफाई ये 1975 से जो है वो हुई थी, और 2 फरवरी को हम इसीलिए जो है वो वेटलैंड डे भी जो है वो हम मनाते ही मनाते हैं। अब जब भारत देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में टोटल आपको 75 रामसर साइट्स जो है वो देखने को मिलती है। कितनी मिलेंगी आपको? 75 रामसर साइट जो है वो देखने को मिलती है। 75 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। और ये 75 आजादी के 75 साल जब हुए थे तो हमने टोटल 75 साइट्स जो है यहाँ पे देखी थी। और जो कि वेटलैंड इंडिया में 4.7% ऑफ जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा, वो इसी ने कवर किया है। सबसे बड़ी साइट की जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी रामसर साइट जो है हमारे देश में कौन सी है, तो हम सुंदरबन का नाम जो है वो यहाँ पे लेंगे। सुंदरबन जाओ कि एक आपका सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिलते हैं, और ये एक वेटलैंड भी है। यहाँ पे एक सुंदरी ट्री भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका सुंदरबन जो है ये दुनिया का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो रामसर साइट है। सबसे छोटी अगर बात करेंगे तो आपको रामसर, आपकी जो रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश की, रेणुका लेक इन हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आपकी क्या है? दैट इज योर रामसर साइट जो है वो आएगी। ठीक है ना? और चिलिका लेक और जो किलाडियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया 1982। इंडिया ने 1982 में इसको साइन किया था, 81-82 में साइन किया था। और जो सबसे पहले, अगर जनरली आपको क्वेश्चन में आता है, तो चिलिका लेक जो है वो हमारी सबसे पहली जो है वो रामसर साइट जो है वो बनी थी। और सबसे ज्यादा 75 में से सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में जो है वो देखने को मिलेगी रामसर साइट, जो कि कितनी है? 14 मिलेंगे। और उसके बाद आपको जो है
वो यूपी में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रामसर साइट देखने को मिलेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी सेक्टर का ये जो रेणुका वेटलैंड है या रेणुका लेक जो है, ये आपकी सबसे छोटी जो है वो क्या है, दैट इज आपकी रामसर साइट जो है वो देखने को मिलेगी। अगर मैं इंडिया की दूसरी रामसर साइट्स की बात करूं तो ये 75 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट वन जो है वो दिखाता हूं, यहाँ पे कुछ के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक, जैसे कि आपसे जो है वो तंपारा लेक पूछा जा सकता है जो कि आपकी उड़ीसा में है। अंसुपा लेक जो है कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आपकी उड़ीसा में आपको मिलेगी। दीपर बिल आपको कहां मिलेगा, लोकटक लेक जो कि एक हमारी क्या है, इट इज आपकी फ्लोटिंग, आपकी जहां पे नेशनल पार्क भी मिलता है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सब फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद आप सोमरेरी छोकर लेक जो आपकी लद्दाख की है, ठीक है। हिमाचल में बात की जाए तो पोंग डैम, चंद्र लेक और रेणुका लेक जो है, ये आपकी चंद्रताल, रेणुका लेक और पोंग डैम जो है, ये रामसर साइट्स आपको हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। तो सुर सरोवर जो लेक है यहाँ पे, ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा, इस पे भी क्वेश्चन आपका जो है वो आ चुका है। सख्य सागर लेक जो है, ये आपको देखने को मिलेगी इन द मध्य प्रदेश। सख्य सागर, लोनार लेक जो है जिसको पिंक लेक भी कहते हैं, क्रेटर लेक भी कहते हैं, महाराष्ट्र में ये भी है। नंद लेक जो है वो आपको गोवा में देखने को मिलेगी। ये जो लेक्स होती है ना, ये बहुत बार पूछी जाती हैं, तो जितनी भी रिसेंटली आपकी जो रामसर साइट्स बनी है उनका नाम हमेशा ध्यान में आपने रखना ही रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चिलिका लेक है, सबसे बड़ी सुंदरबन है, और सबसे छोटी आपकी रेणुका लेक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की भी बात की जाती है। देखो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स क्या है कि जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जो कि अब उनका क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन की वजह से, जो कि उनकी वहां की आसपास की जो वेजिटेशन या फ्लोरा फ्लोरा या फिर उसका वेटलैंड जो है वो खत्म हो रहे हैं हमारे, उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। तो इसलिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जनरली वहां के जो पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, वो वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं। तो इंडिया में जो है वो पहले क्या था, आपका चिलिका लेक, चिलिका लेक आपकी इसमें थी, लोकटक लेक आपकी इसमें थी, ठीक है, लोकटक लेक थी इसमें थी आपकी, और दूसरा आपका किलाडियो, किलाडियो नेशनल पार्क जो कि आपका दैट इज इन राजस्थान जो है, वो भी इसमें इंक्लूडेड था। बट हुआ क्या है कि चिलिका को अब इससे निकाल दिया गया। तो ये ध्यान में रखना कि थी आपकी 3, बट अब अगर बात करेंगे तो किलाडियो नेशनल पार्क और लोकटक लेक जो है, ये आपके इसके अंडर, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर आते हैं। बाकी आपका कोई भी इसके अंडर नहीं आता। चिलिका लेक जो है वो हटा दी गई है, वो अब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चिलिका लेक कहाँ है, आप सभी को पता है, दैट इज इन आवर उड़ीसा, और इंडिया की सबसे बड़ी लेक में भी इसको गिना जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1972 में आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसको सबसे पहला कन्वेंशन भी बोला जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे पहला कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि आपका 1972 में हुआ था। और ये कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका पहला कन्वेंशन जो है वो बोला जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और ये कन्वेंशन जो साइन हुआ था, ये 1972 मतलब 5 जून 1972 को ये कन्वेंशन साइन हुआ था। और इसी कन्वेंशन के 5 जून में हम इसीलिए मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसी दिन से हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो हम मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को आपका क्या बना था, यूएनईपी बना था। क्या बना था आपका, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो 1972 5 जून को बना था। और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है ना। तो आपने मुझे इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम जो है 5 जून का आपने मुझे बताना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यूएनईपी बना था 5 जून को, तभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। नैरोबी किसकी कैपिटल है, दैट इज योर कीनिया। कीनिया की कैपिटल आपको मिलेगी नैरोबी। तो जनरली जो है ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। और यूएनईपी भी जो है वो आपका इसी टाइम पे जो है वो बना था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1973 का साइट्स का नाम आपने सुना होगा, कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साइट्स किससे रिलेटेड है। तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी जो है वो 3 मार्च, कॉन्फ्रेंस नहीं बोलूंगा, ये आपका जो कन्वेंशन है ये साइन हुआ था 3 मार्च 1973 को। 1973 को, इसीलिए 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी जो है वो हम इसीलिए जो है वो मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन आपकी 1975 में हुई थी, इसीलिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। और इसका मेन जो इसका मतलब ये था कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो खत्म हो रहे हैं
उनका जो ट्रेड हो रहा है वो आपका सही तरीके से होना चाहिए, सही उनके हैबिटेट जो लॉस नहीं होने चाहिए, तो उनको बचाना है। और इलीगल जो मार्केटिंग इनकी इनकी ट्रेडिंग जो होती है उसको भी जो है वो रोकना है। ये साइट्स का काम आपका था। उसके बाद बात करते हैं 1979 का कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पोल्यूशन, जिसको हम एक तरीके से जनेवा कन्वेंशन भी जो है बोलते हैं। आपने जनेवा कन्वेंशन और भी सुने होंगे, बट यहां पे मैं जनेवा कन्वेंशन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, जो कि 1979 में हुआ था, जो कि जनरली जो है वो आपका यूरोप वाली कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन या यूरोप कंट्रीज ने इसको लागू किया था। 1979 में देखिए, जैसे एक कंट्री एयर पोल्यूटेड कर रही है तो दूसरी कंट्रीज में भी हवा के थ्रू वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो जो ट्रांसबाउंडरी, जो लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पोल्यूशन है उसको रोकना है। तो 1979 में साइन हुआ और ये इनटू फोर्स कब हुआ? 1983 में। और जनरली इसको इंप्लीमेंट किया था यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम डायरेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप। तो जनरली यूरोपियन कंट्रीज के लिए था और इंडिया इसका मेंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट आपका दैट इज योर नैरोबी डिक्लेरेशन 1982। ये क्या था 1982? तो 1972 में जो हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसके 10 साल पूरे हुए थे। तो इसी को जो है वो एक तरीके से जो है क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, या फिर एक तरीके से इसी की एक सेलिब्रेशन में हमने क्या किया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी 1972 में हुई थी, उसी की 10th एनिवर्सरी को हमने नैरोबी डिक्लेरेशन में एक तरीके से सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। ये था आपका नैरोबी डिक्लेरेशन। उसके बाद 1983 की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको हम बॉर्न कन्वेंशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, बॉर्न इज इन जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कन्वेंशन 1983 में हुई थी। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है कि ये अडॉप्ट जब हुई थी, इट केम इनटू फोर्स इन 1983, बट अडॉप्ट जो है ये आपकी 1979 में हुई थी जर्मनी में। अब इसका मेन मुद्दा क्या था? बॉर्न कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज भी बोला जाता है। देखो कई आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। एक आपका इसी तरीके से माइग्रेटिंग स्पीशीज का भी आपका होता है, एक आपका जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी आपका जो है वो क्या होता है, दैट इज सीओपी जो है वो आपका होता है। तो ध्यान में रखना है कि इसका जनरली क्या है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कि आपके उनके जो कंजर्व करना है हमारे को, उनका जो हैबिटेट है उसको हमने कंजर्व करना है। जैसे पोंग डैम में आपके बहुत सारे जो है वो माइग्रेटेड जो आपके पक्षी हैं वो आपके आते हैं, तो अगर हम इस हैबिटेट को ही लॉस कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना। तो उनका जो है वो घर, जो वो हैबिटेट एक मौसम में जब वो आते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो माइग्रेटरी स्पीशीज जो है उनको कंजर्व करना है, उनके हैबिटेट को जो है कंजर्व करना है। और सबसे ज्यादा जो मेंबर्स आपको बॉर्न कन्वेंशन के मिलेंगे वो अफ्रीका के मिलेंगे, या अफ्रीकन यूनियन के जो है वो आपको कंट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपको यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। जनरली आपका इस पूरी वीडियो में सबसे ध्यान है कि किसका क्या काम है और कब हुआ आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं 1985 का फेमस वियना कन्वेंशन। देखो वियना कन्वेंशन क्या है, जनरली दो कन्वेंशन है जो कि हमारी ओजोन को बचाने के लिए थे। एक आपका 1985 में वियना कन्वेंशन था, एक हमारा क्या था, वियना कन्वेंशन था, ठीक है। और दूसरा हमारा 1987 में दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे क्या थे, ओजोन लेयर को बचाने के लिए थे। ओजोन जिसको O3 बोलते हैं, जिसको डॉप्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं, ओजोन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ तक नहीं आने देता। और ओजोन बनने का कारण मैंने आपको कई बार बताया कि यूवी रेज ही है। बट ओजोन जो है वो CFC की वजह से क्या हो रहा है, खासकर क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है, डेंजरस है, मतलब क्लोरीन हमारे लिए, ये हमारी जो ओजोन है उसको डिप्लीट करती है। तो हुआ क्या है कि 1985 में वीना कन्वेंशन करवाया हमने। इसमें हमने सिंपली क्या किया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओजोन को बचाएं, बस इतनी बात जो है खासकर इसमें जो है वो की गई थी कि वीना कन्वेंशन जो 1985 में किया, इसमें यह है कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल एक्शन लें ताकि हम अपनी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को जो है वो बचा सके। बट जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खासकर उस पर तवज्जो देता है कि जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम जो है वो CFC का आया, जिसको बोलते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। तो उसमें आपका क्लोरीन जो है वो सबसे डेंजरस होता है। इससे जो है हमारे, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर, एसीज, परफ्यूम्स, है ना, इनमें जो है वो आपका क्लोरीन फ्लोरोकार्बन होता है, ये बड़ा डेंजरस है। तो इनको जो है वो खत्म करना है, तो वो ये बहुत बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया था उस टाइम पे। और CFC प्रूफ सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपके AC वगैरह जो है वो कम आते हैं CFC के साथ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है
जो कि प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस बिलीव्ड टू बी रिस्पांसिबल ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो कई सारे थे, ये साइन आपकी 1989 में हुई थी, बट ये आई कब थी? 1987 में आई थी, ठीक है। उसके बाद 1987 में आपका आता है दैट इज ब्रुटलैंड रिपोर्ट। देखो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्यों होती है कि उस पर कई बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। इसको जनरली ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ब्रुटलैंड यहाँ पे आपके एक पीएम थी, नॉर्वे की फर्स्ट लेडी पीएम थी। तो कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आपने कई बार देखा होगा एसडीजी गोल्स देखे होंगे हमारे, है ना। 17 एसडीजी गोल्स हैं जो कि 2015 से 2030 तक इनको हमने क्या करना है? पूरा करना है। उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपको देखने को मिले थे। तो ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो वर्ड है, ये आपका फर्स्ट टाइम जो है वो यूज जो है वो आपका इस ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में ही यूज किया गया था, जिसमें ये डेफिनेशन दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें कि हमारी प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी हो और हमारे रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपके जो है वो आपके जो रिसोर्सेज है वो आपके बचे रहे। तो दिस इज द मेन जो कंसर्न है, हम यहाँ पे देखेंगे जब हमें पढ़ना है कि कौन सी एक ऐसा कमीशन था जिस कमीशन में या रिपोर्ट में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार बात की थी। दैट इज योर ब्रुटलैंड आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। उसके बाद करते हैं बेसल कन्वेंशन। ये तो डायरेक्टली एचएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि बेसल कन्वेंशन क्या है। 1989 में बेसल कन्वेंशन क्या था कि जो हमारा ट्रांसबाउंडरी जो हैजार्डस मटेरियल है, जो कि वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू जो है वो आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाता है। देखो अगर मैं अपने आसपास के सी को पोल्यूट करूंगा तो वो हाई टाइड्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज में जा सकता है। जैसे बाली और इंडोनेशिया कंट्री बहुत पोल्यूटेड है, वहां के कोस्टल रीजन बहुत पोल्यूटेड है, तो उसकी वजह से सिंगापुर को भी जो है वो क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा पोल्यूशन फेस करना पड़ता है। तो उस ट्रांसबाउंडरी हैजार्डस मटेरियल्स को जो है वो खत्म करना है या उसको रोकना है, वो यहाँ का कंसर्न है। दैट इज कॉल्ड योर बेसल कन्वेंशन। तो यहाँ पे बस एक चीज का आपने ध्यान में रखना है, दैट यहां पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना। सारे वेस्ट की बात यहां पे की हुई है, बट सिर्फ रेडियो एक्टिव, इट डज नॉट हाउएवर एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात यहां पे नहीं कही है, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रीटी की बात करते हैं, दैट इज योर 1992 एजेंडा 21। एजेंडा यहाँ पे सेट किया गया, 21 का मतलब 21st सेंचुरी यहाँ पे आएगी। इसी टाइम पे 1992 में हमारी फर्स्ट अर्थ समिट भी हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी हमारी, यूएन की फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, जो कि आपकी रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राजील में हुई थी, ठीक है। और इसी अर्थ समिट में हमने यूएनएफसीसी भी बनाया था, जिसके बारे में आप बोलते हैं, जिसकी आपकी सीओपी जो है वो अभी हो रही है। जैसे कि अभी लेटेस्ट आपका सीओपी 28 जो यूएई में होगा, सीओपी 27 आपका दैट इज इन इजिप्ट में हुआ था, है ना। उससे पहले ग्लासगो में हुआ था। तो ये आपकी जो यूएनएफसीसी है ये इसी फर्स्ट अर्थ समिट में हुई थी आपकी रियो में, और इसमें हमने एजेंडा भी जो है वो सेट किए थे। उन्हीं एजेंडा में हमने 1997 में हमने एजेंडास के लिए 5 साल मांगे कि हम उन एजेंडास को 5 सालों में कंप्लीट करेंगे। तो 2002 में जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन आया, और इसी में हमने वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है, जिसको 2002 की अर्थ समिट भी कहते हैं। ये अर्थ समिट और ये अर्थ समिट थोड़ी सी अलग है, ध्यान में रखना। दिस इज द यूएन वर्ल्ड अर्थ समिट, और ये दिस इज द नॉर्मल आपकी समिट जो आप बोल सकते हो सभी कंट्रीज ने मिलकर की, जिसको जोहान्सबर्ग प्लान ऑन इंप्लीमेंटेशन एग्रीड टू द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। तो एजेंडा 21 जो है वो आपका कब आया, दैट इज इन योर 1992 में आया, और उसी में आपका जो है बाद में आपका अर्थ समिट भी आया, और उसी अर्थ समिट में हमने यूएनएफसीसी भी जो है वो हमारा बना, और उसी में हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है वो हमारा उसी में आया था। दैट इज योर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आया, ये साइन जो है वो 1992 और 1993 में हुआ था, ठीक है। बट कभी भी पेपर में आए तो आपने 1992 ही लिखना है कि ये समिट 1992 में अर्थ समिट के टाउन पे आया था। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना ये एक मेन काम था यहाँ पे, और इसमें इन्होंने 3 गोल जो है वो सेट किए थे कि हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है जैविक विविधता का संरक्षण हमने करना है, सस्टेनेबल यूज करना है उसके कंपोनेंट्स का, और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको फेयर इक्विटेबली जो है वो सभी कंट्री जो है वो उसका जो है वो इक्वली यूज या फिर शेयर या फिर बेनिफिट जो है वो ले सके, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो टोटल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर इंडिया का आप देखोगे तो 2002 में आया, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि हिमाचल प्रदेश का बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो कब आया था, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ही फेमस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ये था 1997 में।
देखो इससे पहले यूएनएफसीसी जो है, यूएनएफसीसी की सीओपी जो है वो आपकी 1995 में शुरू हो गई थी, जिसको आप अभी सीओपी 28 आप कर रहे हो ना, यूएई में होगा। तो सबसे पहली सीओपी कब हुई थी आपकी? 1995 में हुई थी पहली, जो कि आपकी आपको मुझे, चलो आप ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कहां हुई थी। तो तीसरी जो हुई थी वो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। थर्ड वन आपकी क्योटो प्रोटोकॉल में हुई। क्योटो आपका क्या है? दैट इज इट इज अ प्लेस इन योर जापान। तो ये जनरली क्या था, देखो 2005 में स्टार्ट आपका ये जो है रेक्टिफाई हुई। कब हुई? 2005 में। सोचो 1997 में आई और रेक्टिफाई कब हुई? 2005 में। क्योंकि इसमें कुछ लीगल बाइंडिंग्स भी थी। लीगल बाइंडिंग्स का मतलब है कि जो लोग क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन करेंगे, खासकर इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, माना जाता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो वो क्या करेंगे? अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे। और खासकर किसका एमिशन कम करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज का। कार्बन एमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का, मीथेन का, डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उनकी वजह से जो है वो आपका सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो कम करना है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो ये यूएनएफसीसी के द्वारा ही हुई थी और ये लीगली बाइंडिंग थी। जो जो इसको साइन करेंगे, तो जो जो कंट्रीज सामने आई, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने बोला कि हम अपना कार्बन एमिशन जो है वो कम करेंगे, तो उन्होंने कम करना स्टार्ट किया। इसका ये मेन मुद्दा ये क्या था कि अगर 55 कंट्रीज जो कि दुनिया का 55% पोल्यूशन करती हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं, वो अगर जिसको साइन करेंगे तो ये रेक्टिफाई जो है वो हो जाएगा। तो वो रेक्टिफाई भी आपका हुआ। और उसके बाद जाके पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका 2015 में सीओपी 21 हुआ, उसने इसको टेक ओवर किया, क्योटो प्रोटोकॉल को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि अभी क्योटो प्रोटोकॉल में टोटल आपको 192 पार्टीज जो है वो देखने को मिलेंगी, और ये सीओपी थर्ड मीटिंग जो है वो आपकी हुई थी। अब इसमें क्या बोला गया था कि कौन कौन से जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जिनको कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा 5 और थी, जैसे कि मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स। इन सभी का जो है वो जीडब्ल्यूपी बहुत ज्यादा है। जीडब्ल्यू मतलब जो इनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, ठीक है, इनका जो पोटेंशियल है इनका जो ग्रीन हाउस एमिशन का जो पोटेंशियल है वो इनका बहुत ज्यादा है। तो वो पोटेंशियल को जो है वो हमने क्या करना है, जिनका सबसे ज्यादा उनको भी जो है वो कम करना है। कार्बन जो है वो 60% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन करता है, हालांकि करता वाटर वेपर है, बट अगर हम नेचुरल फैक्टर को अलग कर दें तो आपका कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या आपका ये सबसे ज्यादा जो है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। अदर देन आप अगर ग्रीन हाउस पोटेंशियल देखोगे तो सबसे ज्यादा इन जो गैसेज जो आप देख रहे हो इनका बहुत ज्यादा आपको पोटेंशियल जो है वो देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस नहीं बोलेंगे इसको, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम यहाँ पे देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो इसका क्या होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैनकन सीओपी 16 2010। तो कैनकन जो है इट इज ए प्लेस इन मैक्सिको। ये आपका जो है ये आपका इस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक चीज हुई थी, दैट इज योर ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है कि ये आपका जनरली इससे पहले कोपेनहेगन आपकी दैट इज आपकी ये दैट इज योर मीटिंग हुई थी। सीओपी आपकी कौन सी आएगी, दैट इज योर सीओपी 15 2009 में। उसमें बोला गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड एक ऐसा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपकी $100 बिलियन जो है $100 बिलियन जो है वो एड देंगे टिल 2020 तक पर ईयर। $100 बिलियन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, क्योंकि कर कोई रहा है भुगत कोई हो रहा है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो क्या दें, दैट इज उनको सपोर्ट करें। ठीक है, तो कैनकन अडेप्टेशन इस चीज के लिए बड़ी जो है वो फेमस थी। उसके बाद 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन आया आपका। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो जनरली क्या है कि टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स। जो हैजार्डस केमिकल्स होते हैं उनको किस तरीके से उनको क्या किया जाए, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उनकी हैंडलिंग कैसे की जाए कि अगर उनका लीकेज होता है उन केमिकल्स का तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर जो है वो हो सकता है। तो जो हमारे हैजार्डस केमिकल्स हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो कितनी आसानी से मतलब कितनी अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए ताकि ह्यूमंस को जो है वो उससे क्या हो कोई भी इफेक्ट जो है वो ना पड़े। तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो आपका 1998 में हुआ था और इट केम इनटू फोर्स इन 2004। इसके बाद आता है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है ये जनरली जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ये कहता है कि हमें सेफ हैंडलिंग करनी है
ट्रांसपोर्ट करना है, और जो हमारी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट और उनकी सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए, ताकि जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस पर एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो आपके ना पड़े। ये जो आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे छोटे मोटे आप ये भी बोल सकते हो वायरसेस हैं, अगर इनकी हैंडलिंग अच्छे से ना हो, जैसे वुहान वायरस जो है, तो ये अगर हैंडल ठीक तरीके से नहीं हुआ तो ये एक तरीके से लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट इज योर कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे बात की गई है, और ये जो है अडॉप्ट 2000 में किया गया था और इट केम इनटू फोर्स इन 2003। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 का स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये जनरली जो है कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं और हमारे अंदर, और या फिर हमारे अंदर बायोमैग्नीफाई होते हैं। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब आप सभी को समझना होगा कि जो एक जैसे कोई प्रोड्यूसर है, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में आप क्या करते हो? फर्टिलाइजर्स डालते हो। इन प्लांट्स को मान के चलो किसी जानवर ने खाया, उस जानवर को किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, तो इस तरीके से जो है वो पोल्यूटेंट जो है वो एक बॉडी से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल चलता है, मतलब फूड चेन में जो है वो ट्रांसफर होता चला जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये जो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये धीरे धीरे केमिकली बायोलॉजिकली जो फर्टिलिटी प्रोसेस जो है इनका, ये एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, और ये ह्यूमंस के अंदर या हमारी फूड चेन्स के अंदर, इन सब के अंदर ये बायोमैग्नीफाई भी जो है वो होते रहते हैं। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम ऑन केमिकल सेफ्टी एंड द इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर केमिकल सेफ्टी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ डर्टी डजन। अब ये डर्टी डजन ध्यान में रखना, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि डर्टी डजन जो है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे कि आपके कौन कौन से हैं? दैट इज एक ऑर्गाक्लोरिन पेस्टिसाइड्स, आल्ड्रिन हो गया, क्लोरिडिन हो गया, डीडीटी हो गया, डेल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, मायरेक्स, टॉक्साफिन, और दो इंडस्ट्रियल जैसे कि हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड द पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल ग्रुप, और जो दूसरे आपके इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे डायोक्सिन्स होगी, फ्यूरेंस होगी, ये सभी के सभी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में रहते हैं, तो बायोमैग्नीफाई होते हैं, एक से दूसरी बॉडी पे जाते हैं। और याद रखना कि पोल्यूटेंट का कंटेंट सबसे ज्यादा जो सबसे लास्ट में होगा उसमें मिलेगा आपको, ठीक है? सबसे ज्यादा आपको किस में देखने को मिलेगा? जो पर्सन सबसे लास्ट में, बायोमैग्निफिकेशन में सबसे ज्यादा उसी को देखने को मिलेगा। तो ये कन्वेंशन इट केम इनटू फोर्स इन 2004, बड़ी आई कब? 2001 में। उसके बाद आता है 2010 का नगोया प्रोटोकॉल। ये भी आपका किससे रिलेटेड है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है? इट इज अ 10th मीटिंग जो कि 2010 नगोया में हुई थी। इसका सबसे मेन क्या है फंडा? इसमें एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है वो सेट किए गए थे। 20 नई बायोडाइवर्सिटीज जो है फाइंड आउट किया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा? प्रिजर्व जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो यही बात की गई, टू फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इज वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या किया गया? 20 न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टारगेट्स जो है वो 2020 तक के जो है वो यहाँ पे क्या किए गए? सेट किए गए थे। एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये नगोया में जहां पे ये मीटिंग होती है, एक प्लेस था एचई में, तो इसीलिए इसको बोला गया। तो यहाँ पे एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट अगर आपसे कोई पूछे कहां है, तो दैट इज यू कैन से दैट नगोया प्रोटोकॉल में जो है वो दिए गए। इसके बाद आता है मिनामाटा कन्वेंशन 2013 में। देखो मिनामाटा जो है एक डिजीज भी बोला जाता है। ये डिजीज जो है वो जनरली जो है जापान में हुई थी, 1952 या 56 में हुआ था। एक दुर्घटना हुई थी कि मरकरी जो है वो पानी में चला गया, किसी इंडस्ट्री के थ्रू मरकरी जो पानी में चला गया। उनको जिन मछलियों ने खाया, लोगों मछलियों में गया, उन लोगों उस मछली को लोगों ने खाया, तो उनको क्या हुआ कि हड्डियां वगैरह टेढ़ी होगी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उनको होने लग पड़ा। इसको डांसिंग कैट भी बोलते। जिन बिल्लियों ने वो पानी पिया या उस मछली को जिन्होंने खाया, तो वो सबकी बिल्लियां जो है वो क्या करने लगी? एक दूसरे, उनके दिमागी संतुलन बिगड़ गया और यहाँ टकरे मारे, वहां टकरे मारे। तो मरकरी के हाई कंटेंट की वजह से जो है वो मिनामाटा डिजीज होती है, ध्यान में रखना। तो उसी से रिलेटेड ये कन्वेंशन जो है कि वो मरकरी जो है उसको क्या करना है, ह्यूमंस को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, और ये जो मरकरी का रिलीज है इसको, इसका मिशन जो है वो इसको कम करना है। तो मिनामाटा डिजीज जापान में हुई थी। मिनामाटा इज ए प्लेस इन द जापान, इट रिलेटेड टू द मरकरी और इट कॉज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपका एचएस में क्वेश्चन आ चुका है कि यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसको रियो +20 भी बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या था कि 20 साल आपके हो गए थे, आपके 20 ईयर्स हो गए थे। किसको? दैट इज योर अर्थ समिट। तो सेकंड अर्थ समिट भी इसको बोला जाता है, यूएन की सेकंड अर्थ समिट, जो कि 2012 में हुई थी।
Rio+20 बोलते हैं इसको, एंड इट इज द कन्वेंशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें जनरली जो है वो ग्रीन इकोनॉमी को जो है वो एम्फेसिस जो है वो यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो आपकी कब हुई थी, दैट इज इन 2012। इन द एंड आपके पास आता है पेरिस एग्रीमेंट। देखिए ये सबसे सक्सेसफुल एक तरीके से माना जाता है आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल, और इसने टेक ओवर भी किया। थोड़े से डिफरेंसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यहाँ पे ध्यान रखना कि पेरिस एग्रीमेंट में 2-3 चीजें बड़ी ध्यान में रखना कि इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है। पहले तो ये ध्यान में रखो कि COP21 आपकी पेरिस समिट थी, ठीक है, 196 पार्टीज इनको साइन किया है या फिर इसके मेंबर्स हैं। 2015 में ये आई थी, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2016। ये भी उसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल से, बट क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई थी कि वो इसको रोकेंगे, वो पोल्यूशन को रोकेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकेंगे। बट यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों को टारगेट सेट करके दिए गए थे कि आप भी, अब डेवलपिंग कंट्रीज को भी बोला कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, डेवलप कंट्रीज को ये भी बोला कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, और डेवलप कंट्रीज को ये भी बोला कि आप फंडिंग भी जो है वो करें जरूर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। अब इसमें एक और चीज रखी गई, टारगेट सेट किया गया कि हमने क्या करना है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देना हमने, और कितने तक लेकर आना है अपने एफर्ट्स के साथ, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हमने इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, ताकि अगर 2 डिग्री से ऊपर गया तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरे हाल जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। तो ये रेक्टिफाई कब होनी थी, सेम चीज है कि अगर 55 कंट्रीज जो कि दुनिया का 55% जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं, अगर वो इसको साइन कर लेंगे तो ये आपका एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो जाएगा। इंडिया पेरिस एग्रीमेंट में थोड़ा सा पीछे चल रहा है। इंडिया जो 17 हमारे गोल्स हैं, जो हमारी 17 गोल्स है, उनमें से 11 गोल्स में अभी जो है वो इंडिया क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है हमारा। बीच में कोविड ने भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसकी वजह से ये SDG गोल्स जो है वो टाइम पे पूरे नहीं हुए। पर इंडिया अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहा है। इंडिया ने ये भी बोला है कि वो नेट जीरो एमिशन जो है वो 2070 तक जो है वो इंडिया कर देगा, और 2030 तक भी इंडिया ने कई सारे टारगेट जो है वो सेट किए हुए हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जनरली यही था। और पेरिस एग्रीमेंट में एक और चीज थी जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब इसमें क्या किया जाएगा, 5 सालों के लिए जो है वो कंट्रीज जो है वो अपना एक प्लान बनाएगी, क्लाइमेट से किस तरीके, क्लाइमेट चेंज से किस तरह से लड़ेगी, उस पूरे प्लान को जो एग्जीक्यूट कैसे करेंगी, वो सारा प्लान जो है वो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो सारी कंट्रीज जो है वो सबमिट करेंगे अपने प्लान को। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये आपका क्या है, डेवलप कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है ना। और दैट इट इज आल्सो इनहैंस द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ये आपका फ्रेमवर्क जो है वो 2024 में स्टार्ट होगा कि जो भी प्लान्स आपने बनाए अब आप उनको इंप्लीमेंट कैसे करोगे अगले आने वाले सालों में, उसकी बात जो है वो आपकी इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क में दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। इनको देखो, इस पे खास बात हमारी क्या थी कि इसमें हमने कौन सा कन्वेंशन कब आया और उसका काम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशंस को ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर हम जब कन्वेंशंस पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में बहुत सारे कन्वेंशंस को पढ़ना पड़ता है हमारे को, बट ये उतने ज्यादा नहीं आपको पूछे जाएंगे। आपको इन्हीं कन्वेंशंस में से जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उनका आंसर आपको देना ही देना है। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक और शेयर जरूर करनी है। देखिए इंडिया एंड हिमाचल जीके का ये एक HP अलाइड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो NT की तैयारी कर रहे हैं, जो डिटेल में HP GK पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये कोर्स आप लोगों के लिए इट इज ए कंप्लीट पैकेज जो कि आपको 3000 रुपीज में अभी मिलेगा। 5000 कोर्स 3000 मिलेगा। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, टेस्ट आपको साथ में ही मिलेंगे। आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, डायरेक्टली इस कोर्स कीजिए और आपको सारी वीडियोस इकट्ठी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको वेट नहीं करना, सारी वीडियोस इकट्ठी मिलेंगी। अबाउट 45 लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाया गया है, नोट्स आपको दिए जाएंगे और आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, ताकि आप इसके बाद बलोखरा हो गया, दर्पण हो गया, इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जरूर इस कोर्स को जरूर ट्राई करिएगा, या फिर 7814846248 पे कॉल करके भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा पटवारी का बैच भी 11 सितंबर स्टार्ट है, एडमिशंस ओपन है। निम्बस करियर ऐप पे जाके इस कोर्स को भी आप जो है वो बाय कर सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो इसका PDF आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया है, होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। और भी डिफरेंट टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे, तब तक लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।